अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज ज़मान पार्क पे जो पुलिस का जो चढ़ाई थी वो ख़त्म हो गई। इसमें लाहौर हाई कोर्ट ने भी किरदार अदा किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कल जो पिटीशन गई थी उस हवाले से भी आज फैसला आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने जो कंक्लूड किया, उन्होंने वो इस तरह कंक्लूड किया। उन्होंने कहा कि इन व्यू ऑफ अबव ऑब्जर्वेशंस द इंस्टेंट पिटीशन इज डिस्पोज्ड ऑफ with direction to the petitioner to approach the learned trial court by way of moving an appropriate application and placing on record the undertaking dated 15/3/2023 shown to this court as and when the application is filed. Learned trial court shall proceed after satisfying itself in all respect regarding the undertaking made and sureties to be accepted. जो वकील थे उन्होंने अदालत में गारंटी दी कि जी जो श्योरिटीज़ हम दे रहे हैं वो उस पर पूरा उतरेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान साहब, कोशिश हमारी यही है कि 18 तारीख को अदालत में पेश हों, जो ट्रायल कोर्ट में जहाँ पे उनको बुलाया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने भी जो है उन्होंने कहा कि ऑपरेशन को पूरी तरह रोक दिया जाए और वो भी मैं आपको सुनवाएंगे। फवाद चौधरी और असद उमर और फिर शाह महमूद साहब ने भी वहाँ पे गुफ्तगू की, उस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, पंजाब में जो कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं, कल हमने आपको एक अलामिया जो है बताया था जो कि जारी किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। सेक्रेटरी दिफा और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने जो अपने जो माजरत रखी थी इलेक्शन कमीशन के सामने कि जनाब हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन आज का जो सूरत हाल है, आज वो ये कह रहे हैं कि जी कागजात नामजदगी जो करवाने के लिए के दौरान जो सिक्योरिटी चाहिए थी रिटर्निंग ऑफिसरान को, वो फराहम नहीं की जा रही है। और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया है। रिटर्निंग अफसरान को मतलूबा सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। रिटर्निंग अफसरान के दफातर में कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त रश ज़्यादा है। उम्मीदवार और हामियों के दरमियान लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। यही सूरत हाल बरकरार रही तो लाहौर में इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करना होगा। अब ये वाज़े रहे कि मुअत्तल करना होगा इलेक्शन का शेड्यूल लाहौर में। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के खदशात पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस लिए जाने का इम्कान है। ये बाकायदा पहुँच चुका हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। अब ये भी एक सारी सूरत हाल है कि ये एक्चुअली बनना क्या है, ये क्या करना चाह रहे हैं। फिर इलेक्शन कमीशन ने आज चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तकर्रर व तबादलों की इजाज़त भी दे दी है। ये भी बड़ी एक दिलचस्प बात है कि इलेक्शन से पहले ये चीज़ें मना की जाती हैं। दूसरी नाज़रीन एक अहम जो पेशरफ्त हुई वो एक मुबैना बल्कि ऑडियो है जिसको सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने भी तस्लीम किया कि उनकी ऑडियो है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और सदर अलवी के दरमियान गुफ्तगू हुई जिस पे उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को आपको चाहिए कि ज़रा उनको कहें कि मामलात जो है गिव इन करें और फॉर द मतलब टू फाइट अनदर डे। और ये क्योंकि सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हो सकती है, पेट्रोल बम भी फेंके जा रहे हैं। और उनका ये कहना था, यास्मीन राशिद साहिबा का, हम आपको सुनवाएंगे भी, कि जनाब ये सूरत हाल उस तरफ लेके जाने की कोशिश की जा रही है कि जहाँ पे कुछ शहादतें हो जाएं लोगों और हालात ख़राब हो जाएं और इलेक्शन मुलतवी हों। तो इसलिए इमरान खान साहब को आप समझाएं कि वो गिव इन कर दें। तो ये एक अजीब सूरत हाल है जिस पर सदर आरिफ अलवी साहब ने जो रिएक्शन आया, उन्होंने कहा कि ये हाईली अनएथिकल है। सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान की अगर ऑडियोज़ जो टेलीफोन हैं अगर वो टेप हो रही हैं तो इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से पहले भी ऑब्जर्वेशंस दे चुके हुए हैं कि इट्स अनएथिकल, ये कतई तौर पर किसी को भी अलाउ नहीं होना चाहिए। पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की भी ऑडियोज़ आई हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं फ़खरुर, आप जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया फ़खरुर रहमान आपके वक्त का। राना एहसान अफजल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का भी। जमशेद इकबाल चीमा साहब, अभी वो उन्होंने हमें रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने अभी हमें ज्वाइन नहीं किया। फवाद चौधरी, असद उमर और शाह महमूद साहब ने जो गुफ्तगू की वो ज़रा सुन लें।
जी नाज़रीन, इसके बाद जब पुलिस और रेंजर्स वहां से पीछे हट गए तो इमरान खान साहब भी बाहर निकले अपने घर से और उन्होंने कारकुनान से मुलाकात भी की, उनको बहुत सारों को शाबाश भी दी और फिर ऐसे विजुअल्स भी आते रहे कि जो आज सुबह बहुत शदीद ज़ख्मी हुए थे कारकुनान, उनको ज़मान पार्क के उनके घर के अंदर भी ट्रीट किया जा रहा था जहां पर रेस्क्यू 1122 भी आए हुए थे। राना एहसान अफजल साहब, ये तमाम सूरत हाल जो ऑडियो, अगर आप कहते हैं तो आपको ऑडियो भी शायद आपने सुन ली होगी कि कोशिश जो है, जो जिस चीज़ का खदशा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने क्या इजहार किया कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि एक सिचुएशन उस लेवल पे चली जाए कि इलेक्शन ना हो, और जो कि पीटीआई का ख्याल है कि आप लोग इलेक्शन से तो भाग ही रहे हैं और जो अब सारी सूरत हाल मामला भी जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आ रहे हैं, रिटर्निंग ऑफिस अफसरान की तरफ से आ रहे हैं, तो क्या कहते हैं स्मूथ इलेक्शंस हो जाएं तो इसमें बुराई तो कोई नहीं है? मान रही देखें, सबसे पहले तो आपने कहा कि पुलिस ने चढ़ाई की। पुलिस ने नहीं चढ़ाई की, पीटीआई के कारकुनों ने चढ़ाई की। देखें, पुलिस तो सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर्स को फुलफिल कर रही थी और वहां 15 से 20 लोग गए और फिर पीटीआई के कारकुन हमला आवर हो गए। और जो यास्मीन राशिद की ऑडियो कॉल है वो बड़ी रिवीलिंग है। वो कैसे रिवीलिंग है कि वो कह रही हैं कि हमारे कारकुन पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, यानी कि उन्होंने गाड़ी जला दी है, जो कैनन वाली, वाटर कैनन वाली गाड़ी जला दी है, और आप रोकें, इमरान खान को बताएं कि वो गिरफ्तारी दे दें, क्योंकि ये तो मामलात हाथ से निकल रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब रुके नहीं रुके, इमरान खान की सोशल मीडिया रुकी नहीं रुकी। वो तो दावत दे रही थी कारकुनों को कि आप आए और लड़े पुलिस से। इमरान खान तो चाह रहे थे कि जिले शाह का जैसा वाकया फिर से हो जाए। वो तो चाह रहे थे तसादुम हो, वो तो चाह रहे थे मुझे लाशों के ऊपर फिर सियासत करने का मौका मिल जाए। तो यास्मीन राशिद तो फिक्रमंद हो रही थी कि ऐसे ना हो, और आरिफ अलवी साहब को तजवीज दे रही थी कि आप इमरान खान को कहें कि वो गिरफ्तारी दे दें, कानून के आगे जो है घुटने टेक दें। लेकिन इमरान खान साहब कानून के आगे कहां से घुटने टेकेंगे? इमरान खान साहब के लिए तो इस मुल्क में दोहरा कानून होना चाहिए, उनको तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। और एक और करेक्शन, देखें, आपने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई रिलीफ नहीं दी उनको। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है अरेस्ट वारंट्स को भी नहीं सस्पेंड किया। आज भी, इस वक्त भी, इस मिनट भी अरेस्ट वारंट्स जो हैं दे आर वैलिड। और जो ये वो जो कागज पे लिख के कह रहे थे कि ये एफिडेविट हमने दे दिया है आर्टिकल 76 के तहत, तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो वो भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा आप इसको ट्रायल कोर्ट में जमा कराएं, और फिर ये ट्रायल कोर्ट की मर्जी है कि वो सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। तो दोनों चीजें इनकी बोगस एक्सपोज हो गई। जो एफिडेविट लेके इमरान खान जो है तमाशा लगा रहे थे, वो भी बोगस हो गया कि ये इसको एक्सेप्ट कर ले पुलिस और हम पेश हो जाएंगे। और दूसरा, ये बातें करते रहे कि भाई अभी गिरफ्तारी की क्या जरूरत है, ये तो 18 की पेशी है। तो भाई अरेस्ट वारंट में ये कहीं नहीं लिखा होता कि अगर 18 की अंदर उन्होंने कहा गया है कि आप पेश करें अदालत में अरेस्ट करके, तो आपने 17 तारीख को आपने अरेस्ट करना है। जब अरेस्ट वारंट जारी हो गया तो यू आर अरेस्टेबल, और आपके पास कोई जवाब नहीं बनता कि आप जो है वो प्रोटेस्ट करें, लड़ाई झगड़ा करें, पॉइंट आ गया आपका, दहशतगर्दों की तरह जो है आप पेट्रोल। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के कहने पे ऑपरेशन रुका, वरना कुछ उम्मीद नहीं थी कि पुलिस या रेंजर्स वहां से हटते। ये तो चीज आप मानते हैं ना? नहीं नहीं, इस चीज की उम्मीद रखें कि ये उम्मीद नहीं थी कि इमरान खान के पीटीआई की शक्ल के अंदर जो एक कह लें कि एक्टिविटी हो रही थी जो इलीगल थी, वो रुकती। आप पुलिस को रोकने का मत कहें। जमशेद चीमा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जमशेद साहब इलीगल एक्टिविटी कर रही थी। सही। जमशेद चीमा साहब, एक तो जो ऑडियो, जो कॉल की ऑडियो लीक हुई है, उस पर भी कुछ थोड़ा सा फरमा दें। और क्या क्या वाकई पीटीआई के अंदर ये सोच थी कि इमरान खान साहब को गिव इन कर देना चाहिए, क्योंकि शायद जो हुकूमत है वो ये चाहती थी कि उस लेवल तक मामला चले जाएं कि जहां पे लाशें गिर जाएं और फिर इलेक्शन से जो है राह फरार उनको मिल जाए? देखिए, इलेक्शन से राह फरार जो है वो तो डॉक्टर साहब की कोई गलतफहमी है कि इलेक्शन से राह फरार वो किसी भी वजह से नहीं, आप कह लें कि दे रही। इलेक्शन जो है, इलेक्शन से तो आज देखें जो हैंड आउट दिया इलेक्शन कमीशन पंजाब ने, वो ये है कि हमारे
दफ्तरों में रश ज़्यादा है और लोगों की लड़ाइयाँ हो रही हैं, वर्कर्स की और दफ्तर के लोगों की या उनके हामियों की जो उम्मीदवारान है, लिहाजा वो मैनेज नहीं हो रहा। हमें सिक्योरिटी फ्राहम नहीं की गई, लिहाजा इलेक्शन अपना हम नहीं कर सकते, ये पेपर प्रोसेस नहीं कर सकते। ये एक हाइट है किसी भी इनएबिलिटी की या इनकैपेसिटी की या बेईमानी की, बैड इंटेंशन की, कि आप कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट जो है इतनी नाअहल है कि वो लोगों के पेपर भी जमा नहीं कर सकती। फिर आप ये लिख के दे रहे हैं कि जनाब हाई कोर्ट में जाके बता रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। पैसे कितने हैं? टोटल $70 मिलियन। सर, अगर एक गवर्नमेंट लिख के देती है कि मेरे पास जो लोगों का बुनियादी हक है, वोट देना बुनियादी हक है, आइन का पहला हक है, उस हक के लिए मेरे पास 23 करोड़ लोगों का मुल्क है, $70 मिलियन मैं नहीं खर्च कर सकता। उस मुल्क पे कौन इतबार करेगा कि उसके पास एटमी असासे रहने चाहिए, उस मुल्क के पास असला रहना चाहिए, F-16 रहने चाहिए, वो एक रेस्पॉन्सिबल नेशन हो सकते हैं, या उसमें इन्वेस्टमेंट हो सकती है, या वहाँ कोई जाके सैर कर सकता है, कोई टूरिज्म हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है, नॉट एट ऑल। सो आप $70 मिलियन भी एक गवर्नमेंट लिख के दे रही है अपने हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को कि जनाब हमारे पास नहीं है और हम इलेक्शन नहीं करा सकते। सो मैं समझता हूँ कि जिसे कहते हैं ना, इन लोगों का तो ये हाइट है कॉन्फिडेंस की कि ये टीवी पे आ जाते हैं, आके दलीलें दे रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। जलसे में भी चलो थोड़े बंदे होते हैं, 10-20 जो भी मतलब 1000-2000 वहां बैठ के गला फाड़ फाड़ के बातें कर लेते हैं। भाई आपका तो बात करना बनता ही नहीं है। आप तो इतनी निकम्मी गवर्नमेंट है कि आप इलेक्शन कमीशन के पेपर, यानी उम्मीदवारों के पेपर प्रोसेस नहीं कर सकते। आप जरा गौर करें कि फिर गवर्नेंस कैसी, हुकूमत कैसी, कौन सी हुकूमत, कौन से स्टेट या हुकूमत का नाम क्यों लेते हैं आप? चीमा साहब, आप ये तो स्टेट है ही नहीं, आप तो सॉरी नहीं। चीमा साहब, पेपर प्रोसेस नहीं कर सकते, आपके इतने नाअहल हैं, इतने निकम्मे हैं, इतने कमजोर हैं कि आप हामियों में और उम्मीदवारों के दरमियान होने वाली लड़ाई नहीं रोक सकते अपने दफ्तर में। तो चीमा तो साहब, फिर आप ये हैं क्या? केयर टेकर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि इंश्योर करें कि मामला स्मूथली हो? क्योंकि उनका तो सिर्फ एक पर्पस है, उनका कोई काम नहीं है केयर टेकर गवर्नमेंट का सिवाय स्मूथ, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के। देखिए, ना केयर टेकर की ना इनकी कोई औकात है। पीछे बैठे हुए जो लोग हैं वो ये सारा काम कर रहे हैं, ना करें, छोड़ दें काम इसको। अब तो हर बात का लोगों को पता हो गया, अब ये काम ना करें। ये 1970 में इलेक्शन में आपने कहा जी वो जो असेंबली में आएगा, ढाका की असेंबली में जाएगा, उसकी टांगे तोड़ दिए, हुआ क्या? आप मुझे राइट टू वोट के रास्ते में खड़े हो जाते हैं, बुनियादी हकूक के, बोलना लोगों का बुनियादी हकूक है, इंफॉर्मेशन का फ्लो लोगों का बुनियादी हकूक है, वोट देना लोगों का बुनियादी हक है। अब बुनियादी हक अगर लोगों को करेंगे, और आपको लोगों ने रखा हुआ अपनी हिफाजत के लिए, आपको रखा हुआ लोगों ने सरहदों की हिफाजत के लिए, तो आप बुनियादी हक को आप पहले लोगों को डिनाई कर रहे हैं। मार्शल लॉ भी नहीं है, मतलब आइन भी इसका उनका मुल्क का मुअत्तल नहीं है। तो ये तो स्टूडेंट हैं, ये तो पपट हैं। राणा एहसान साहब की अगर पार्टी की बात करें तो ये तो पपट है। इनकी मतलब हैसियत क्या है? तो ये देखें, ये नहीं, इनकी तो बाकायदा हुकूमत है। मैं केयर टेकर सेटअप की बात कर रहा हूँ। केयर टेकर की बात नहीं कर रहा, केयर टेकर भी तो उनका अपना ही है, सारी ब्यूरोक्रेसी आप लगाई है। अच्छा चीमा साहब, मेरा सवाल जो था, चीमा साहब, मेरा बेसिक सवाल था कि क्या वाकई किसी लेवल पर यह डिस्कस हुआ था जो मुहतरमा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने जो बात की सदर से कि मतलब समझाएं, आप बात करें कि गिव इन कर जाएं इमरान खान साहब क्योंकि हालात खराब है? ये कहीं पे कोई ऐसी सोच थी? नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं। पूरी पार्टी की बात से मुस्तक है। मैं नहीं समझता कि डॉक्टर यास्मीन राशिद की मैंने उसकी बात नहीं की। मुझे पता नहीं है कि उनकी वीडियो असली है, वो फेक हो सकती है। ये वो तस्लीम की है उन्होंने, आरिफ अलवी साहब ने भी और डॉक्टर साहिबा ने भी, कि यूनी की है ऑडियो। लेकिन इंतहाई अनएथिकल बात है कि सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान की ऑडियोज रिकॉर्ड हो रही हैं। इस पर मजीद भी बात करेंगे नाज़रीन। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। फखरुर रहमान साहब से इंडिपेंडेंट एनालिसिस लेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी कि आज जो जमान पार्क में कॉल ऑफ हो गया सारा ऑपरेशन, जो कि एक अरेस्ट वारंट थे, उसको उन्होंने उस पर अमल करना था, उनको इमरान खान साहब को अरेस्ट करना था। फिर एक ऑडियो लीक भी आ गई जो सदर आरिफ अलवी और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के दरमियान गुफ्तगू है। फिर मामला इलेक्शन के भी सामने हैं, अदालतों के भी। फखरुर रहमान, एक चीज़ हमने देखा कि जिसके मुतल्लिक कहा जाता था कि जी इमरान खान साहब का जो वर्कर सपोर्टर जो है वो मम्मी डैडी है, लेकिन जो हमने देखे 2-3 दिन, वो तो बाकायदा बड़े
और फिर इल्ज़ामात ये लग रहे हैं, आज मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे थे कि ये तो ऐसे लोग थे जैसे ट्रेंड दहशतगर्द होते हैं, जिन्होंने, तो उनके पास तो अपनी एक ट्रेंड डंडा बरदार यूनिफॉर्म्ड फोर्स है उनके पास, तो वो इन बच्चों को, इन लड़कों को भी कह रहे थे कि शायद ट्रेंड है। और वो एक और भी उन्होंने की कि ज़ल्मे खलीलज़ाद ने जो ट्वीट किया इमरान खान, तो वो फॉरेन एजेंडे पे काम करता। देखें, सबसे पहली बात तो ये है ना कि जो लाहौर के अंदर सूरत हाल आपको देखने में आई, उसका एक बैकग्राउंड है। उसकी बैकग्राउंड को अगर आप सामने रखेंगे तो वो वज़ीराबाद में जो इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ, फिर उसकी FIR दर्ज नहीं हुई, और उसके बाद जिस तरह से इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात पर मुकदमात जो थे वो बनते गए, अभी मेरा ख्याल में 82 हैं कि 84 हैं, इस तरह के मुकदमात हो गए। इमरान खान ने जिन लोगों को अपने ऊपर कातलाना हमले में नामज़द किया, उनके हवाले से कोई पेशरफ़ सामने नहीं आई। इसी तरह से इमरान खान ने ये भी प्ली ली कि जो जिस शख्स ने उनके ऊपर हमला किया और जिसने ज़िम्मेदारी ली, उसका तो बयान जो है वो वीडियो लिंक पे लिया जाता है और उनके साथ एक डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है। अब जो उनके जो पार्टी वर्कर्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं, उनको जिस तरह से गिरफ़्तार किया गया और फिर उनके साथ जिस तरह से तशद्दुद किया गया, ये सारे वाक़यात ऑन रिकॉर्ड हैं। अब इमरान खान के हवाले से अगर आप देखें तो इसको ना मैं डिनाई कर सकता हूँ, ना कोई और डिनाई कर सकता है कि उनकी एज ए सियासी लीडर जो है वो पाकिस्तान की नेशनल पॉलिटिकल एरिना के ऊपर एक ऐसी सिचुएशन और एक ऐसा उनका स्टेटस बन चुका है कि उनको सपोर्ट हासिल है अक्रॉस द कंट्री। अब इमरान खान के हवाले से उनके वर्कर्स या उनके जो लीडर्स कहते हैं कि वो उनकी रेड लाइन है। अब उनकी जान को शदीद ख़तरात हैं, जिस तरह के वो ख़ुद भी इसका इज़हार कर चुके हैं। और जब ये सारी सूरत हाल बनती है और इस तरह यहाँ से पुलिस वहाँ पर जाती है, तो उनको ये लगता है कि एप्लीकेशन ऑफ लॉ जो है उसके अंदर एक डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जो कि ना वाज़े तौर पर नज़र भी आ रही है कि यानी कि वफाकी वज़ीर दाखिला जो हैं उनको 24 फरवरी को गुजरांवाला की इस साल दहशतगर्दी की अदालत तलब करती है, तो उनके नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट होते हैं, तो उसके ऊपर अमल नहीं होता। उसके बाद SSP जाते हैं कि जी हमें मिल नहीं रहे, मिल नहीं रही। जी हाँ, तो अब जो कारकुन हैं उनके अंदर एक डेफिनेटली इश्तिहाल जो था वो उस वक़्त देखने में आया जब एक पुलिस फोर्स जो थी वो ज़मान पार्क पर गई और वहाँ पर उनको मुंतशिर करने के लिए उन्होंने बाकायदा वहाँ पर टीयर गैस का इस्तेमाल किया, और इसी तरह से वो वाटर कैनन, जिसके अंदर ये क्लेम किया जा रहा है कि कुछ ऐसा केमिकल है जिससे जिस्म के ऊपर जलन फील हो रही थी उस सबको। जी हाँ, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, इससे सिचुएशन जो है वो एग्रेवेट हुई है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा अगर प्रेसिडेंट को कह रही हैं कि आप इमरान खान साहब को कन्विंस करें कि गिवन दें टू फाइट अनदर डे, वाज इट अ रॉन्ग एडवाइस? देखिए, डॉक्टर यास्मीन राशिदा का, क्योंकि वो पंजाब की हेड भी हैं PTI की, और जो सूरत हाल वो देख रही थी उससे उनको काफ़ी ज़्यादा तशवीश हुई, क्योंकि देखें एक ज़िले शाह का वाक़या हो चुका था और उसके ऊपर जिस तरह से तशद्दुद किया गया और उसको मारा गया, वो नहीं चाहती थी कि दोनों तरफ से, यानी बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल लीडर, ना तो कारकुन की किसी की मज़ीद कोई शहादत हो या फिर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी तरफ से कुछ हो। तो उन्होंने ऐसी सिचुएशन में सदर साहब को अप्रोच किया और उनसे कहा कि वो अपना किरदार अदा करें। अब सदर पाकिस्तान सुप्रीम कमांडर हैं, उनकी इस तरह से ऑडियो का टेप हो जाना, ये कौन करता है, ये एक अलग इशू है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो इमरान खान से बात करें, वो ये समझ रही थी, जिससे वो गुफ्तगू से ये लगता है कि वो प्रिवेल शायद कर सकते हैं सिचुएशन को कूल डाउन करने के लिए। होल सिचुएशन जो 2 दिन हमने देखा ज़मान पार्क में होता हुआ, अभी हमें नहीं मालूम कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। ये मतलब जो PTI का एक मौक़िफ़ है कि ये सारा सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि इलेक्शन से राह फरार ली जाए। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो इमीडिएट जो मामला था तोशा खाना का, उसके अंदर जो रेवोल्यूशन सामने आई हैं वो सब कुछ आ गया, और मज़ीद अदालत ने हुक्म दिया कि तमाम तफसीलात अदालत के सामने रखे जाएँ। अब चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हों, चाहे नून लीग से हों, चाहे वो PTI से हों या दूसरे हों, सबकी तफसीलात सामने आ गई हैं। आज शायद आप तोशा खाना के ऊपर कल बहस कर रहे होते, आज भी उस पर कर रहे होते, लेकिन लाहौर की सूरत हाल से ये चीज़ बनी है। अब जिस कंसर्न का उन्होंने इज़हार किया, चाहे आप पेशावर का वाक़या देख लें, वहाँ पर जो अटैक हुआ, और चाहे आप इस्लामाबाद का देख लें कि बल्दियाती इलेक्शंस का अल्तवा, और फिर हुकूमत के जो अपने बयानात हैं उनको, चाहे वो निगरान हो चाहे वो वफाकी हुकूमत हो,
उस सारी सूरत हाल को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सारी सूरत हाल कर और दिया। उन्होंने कहा है कि अगर ये तमाम इदारे अगर जो है मामनत नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे इलेक्शन कमीशन को, तो वो उनके ऊपर खिलाफ आर्टिकल 6 लग सकता है। ये एतजाज हसन साहब ने भी कहा। राना एहसान अफजल साहब, एक तो ये मुझे बताएं कि ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी जो है उन्होंने कहा है कि इमरान खान के खिलाफ रियासती कुव्वत के बेजा इस्तेमाल की उन्होंने शदीद मजम्मत की है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने। और पुलिस की जानिब से वारंट्स की तामील का तरीक़ाकार इंतहाई गैर कानूनी है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कह रही है, और इंतकामी लग रहा है उनको। और फिर उन्होंने कहा कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इंतखाबात कराने के लिए इंतजामात करे। अब अगर कोई नहीं सपोर्ट करता इलेक्शन कमीशन को बाकायदा शेड्यूल आने के बाद 30 अप्रैल का और फिर 28 मई का केपी में, तो आपको क्या लगता है कि ये तो मामला ज्यादा गंभीर नहीं होंगे? फिर आर्टिकल मतलब जिस तरह एतजाज हसन साहब कह रहे हैं कि वो आर्टिकल 6 के मुर्तकब होंगे जो भी मामनत नहीं करेगा। राना साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। पहले तो जिनको आप बच्चे और लड़के कह रहे थे, वो बड़े जो है काबिल बच्चे और लड़के थे जो पेट्रोल बम जो है डाल के गाड़ियों के ऊपर और पुलिस एहलकारों के ऊपर फेंक रहे थे, फिर पथराव भी कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से आप बड़े लीनियंट हो रहे हैं उनके साथ। दूसरा देखें, जो कातिल इन्होंने बैकग्राउंड बताया अभी फखरुर रहमान साहब ने, तो जो बैकग्राउंड ये बता रहे हैं उसके अंदर जो जिसने कातिलाना हमला किया उसका नाम मोहम्मद नवीद है, और उसको पीटीआई की हुकूमत ने पंजाब में उसको अरेस्ट कर लिया है, और उसकी अपनी इंक्वायरी के अंदर और कुछ साबित नहीं हुआ। ये ख्वाहिशात जरूर हो सकती हैं, प्रोपेगेंडा जरूर हो सकता है कि मेरे पे कोई टारगेट मुझे बनाया हुआ है और मेरे पे कोई कातिलाना प्लानिंग हो रही है, लेकिन जिसने किया वो पकड़ा भी गया और उसका इतराफी बयान भी आ गया और उसकी तहकीक से कुछ और नहीं निकला। बट तो ये वीडियो इस पे आप लिंक सियासत ट्रायल पर- हो रहा है, उसका नहीं, वीडियो लिंक ट्रायल हो रहा है, तो जिसके देखिए- ऊपर हमला हुआ है उसका तो कम से कम इतना राइट बनता है कि उसका भी वीडियो लिंक पे नहीं, देखें, जो इमरान खान साहब है ना, उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होना था, और अगर पाकिस्तान के कानून में आपने ये इस्तिस्ना देनी है कि आइंदा से अगर किसी को लगे कि उसकी सिक्योरिटी ठीक नहीं है या उसकी सेहत खराब हो और उसको अदालतों में पेश होने की जरूरत नहीं है, तो दे दें। आप इसको प्रोपोगेट करें, आप इसको बल्कि इस फ्लैग को आगे लेके चलें कि आइंदा से किसी भी लीडर को अगर लगे कि उसके ऊपर कोई हमला हो सकता है तो उसको इजाजत होनी चाहिए, अदालतें उसको 10 दफा बुलाएं, उसके ऊपर जो है वो उसका अरेस्ट वारंट जारी हो जाए, तो उसके पास राइट होना चाहिए कि वो ना पेश हो और वो अपने घर में बैठे और वो अपने कारकुनों को कहें कि भाई आप जो है ना एक ह्यूमन वॉल बना दें, आप डंडे भी खाएं, सोटे भी खाएं। अगर आपको पुलिस अपना कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश करती है तो आप उन पे पेट्रोल के बम फाड़ें, तो आप इसको प्रपोज करें और मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा। बड़ी अच्छी बात है ये। आई वुड नेवर तो- अप्रूव ऑफ दिस। मतलब ऑफ कोर्स मैं इनका कभी भी मतलब प्रोपोनेंट नहीं हो सकता कि इसको मैं सही मानूं। द थिंग इज दैट कि जब कातलाना हमला हुआ इमरान खान साहब के ऊपर, उससे पहले तो वो तमाम अदालतों में बजाते खुद जा रहे थे। आपने देखा वो जज जो जेबा साहिबा थी उनकी अदालत में भी गए, वो हर अदालत में खुद जा रहे थे। लेकिन एक वाकया हो गया, उसके बाद की सूरत हाल तो जब राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है, और बाकी लीडर जो आपकी मरियम नवाज साहिबा मतलब बड़े तो जबरदस्त ओपन जलसे जी, अब जब उन्होंने जलसे करने हैं तो तब उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं है। जब हजारों लाखों उनके बकौल उनके बल्कि करोड़ों अवाम उनके साथ होती है तो तब उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं है। लेकिन जब उन्होंने अदालतों में पेश होना है तो तब वो जो है मामला, देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंटरवीन करके 13 तारीख तय की थी, वो 13 से भी भगौड़े हो गए। अब उन्होंने 18 दी और उसी जो है वो कोर्ट के ऑर्डर थे कि अब जी 13 के बाद इनको अरेस्ट करके पेश किया जाए, तो उसको पूरा किया गया। तो मैं समझता हूं इमरान खान साहब ने इंटरनेशनल मीडिया में भी जाके गलत बयानी की, पाकिस्तान के इमेज को स्पॉइल किया जब उन्होंने झूठ बोला, बरमला झूठ बोला इंटरनेशनल मीडिया में कि मेरे पास बेल है और उसके बावजूद ये मुझे अरेस्ट करना चाह रहे हैं। तो एक कौमी लीडर जो कि इतना फखरुर रहमान साहब के मुताबिक इतना पॉपुलर है कि पूरे दिल लोगों के धड़क रहे हैं, उसको इतना बड़ा झूठ इंटरनेशनल मीडिया में तो नहीं बोलना चाहिए ना। पॉइंट आ फिर गया। अपनी पॉपुलैरिटी का इलाज रख ले थोड़ा सा कि जो पॉइंट है आ वो गया। पाकिस्तान का इमेज तो ना खराब करे। बिल्कुल।
जमशेद चीमा साहब, आज मौलाना फजल रहमान साहब ने भी बहुत गुफ्तगू की इमरान खान साहब के मुतल्लिक, और उन्होंने फिर वही बातें की कि डरपोक है, ये लीडर तो होना ही नहीं चाहिए, ये एक एजेंट है जो कि पाकिस्तान को तबाह करने के लिए आया है, पाकिस्तान को कमज़ोर करने के एजेंडे पर काम कर रहा है। फिर वो जो एक ट्वीट कर दी है ज़ल्मे खलील ने, उस पर उन्होंने कहा कि वो CIA का एजेंट है। वो क्यों इमरान खान के हक में ट्वीट कर रहा है? इससे जाहिर होता है कि इमरान खान साहब मुल्क दुश्मन हैं। फिर उन्होंने वाज़े तौर पर यह भी कह दिया कि जी इमरान खान गैर मुल्की एजेंट है। इंतखाबात के हवाले से उन्होंने फिर दोबारा वही पुरानी बातें की कि जी KP में सूरत हाल बहुत ख़राब है, पैसे नहीं है, मुआशी सूरत हाल है। क्या कहते हैं? शुक्र करो जी मैंने क्या देखिए, इसमें ये जो है ना, यू कैन से कि जमशेद इकबाल चीमा साहब की कॉल ड्रॉप हो गई। फ़खरुर रहमान, आप इसी का जवाब दे दें यार। देखिए, ज़ल्मे खलीलज़ाद जो है ना, वो साबिक US स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़। वो अपना एक एनवॉय के तौर पर रोल प्ले कर रहे थे, और उसके बाद वो अब मंजर आम से ऑर्डिनरी सिटीज़न हमारे दफ्तर खारजा का भी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया, जो कि आना नहीं चाहिए था। उन्होंने एक अपनी ओपिनियन पाकिस्तान के हवाले से शेयर की अपने ट्विटर के ऊपर, और उसको इस कंटेक्स्ट में लेना और उसके ऊपर इस तरह से रद्द-ए-अमल देना। देखिए, इलेक्शंस तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट सू मोटो ले चुकी है। इलेक्शंस की तरफ तो आपने जाना ही जाना है। जो लोग ये समझते हैं कि वो आईन पाकिस्तान की कमांड के अंदर नहीं आते हैं, तो वो एक किसी खुशफहमी या गलतफहमी का शिकार हैं। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर बिल्कुल वाज़ेह है, और इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर आप फ़खरुर अगर इजाज़त दें तो चीमा साहब से हमारा राब्ता बहाल हो गया। चीमा साहब, सवाल सुन लिया था आपने, ज़रा काइंडली जवाब दे दें मौलाना फजल रहमान साहब की गुफ्तगू के मैं कह रहा था जी। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, इसका डेली बजट है 300 रुपया, 300 अरब रुपया पर डे खर्चा है गवर्नमेंट का। उसमें छुट्टियां भी शामिल है। अच्छा, क्योंकि 9,500 के लगभग बजट है, 365 दिन है, तो 300 या 350 अरब रुपया जो गवर्नमेंट खर्च करती है, उसके 90 वजीर हैं या 100 वजीर है, फिर 13 पार्टियों से चेयरमैन है, फिर उसका वजीर आजम है, चेयरमैन सेनेट है, वगैरह वगैरह वज़रा हैं। वो सारे, कोई एक बंदा भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी सेमिनार में, किसी बयान में ये नहीं बताता कि हम 300 अरब रुपया जो डेली खर्च करते हैं, ये कम खर्च करते हैं और इसका मतलब क्या है, इसमें पब्लिक का क्या भला हो रहा है। वो सारा दिन इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, ये इमरान खान। भाई 300 अरब रुपया आप डेली खर्च करते हैं, आप गवर्नमेंट हैं, आप अपोजिशन नहीं है। आप बताएं कि आपने इस 300 बिलियन से क्या किया पर डे जो है, उससे आप आज क्या किया, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, पिछले 2 हफ्तों में क्या किया, पिछले 11 महीनों में क्या किया। महंगाई 45% बढ़ गई, सेक्टर यहाँ की इंडस्ट्री टोटल बैठ गई, यहाँ पे हर छठा बंदा बेरोजगार हो गया, 2 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, 80 लाख बेरोजगार हो गए। तो इसका कोई बात तो करो इस पे। वो ये नहीं करते, फजल रहमान हो या फिर राणा एहसान हो या राणा सनावला हो या शहबाज शरीफ हो, सारे एक ही बात। इमरान खान, ये भाई इमरान खान को आप छोड़ो, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी गवर्नेंस का बताओ। आजकल आप गवर्नमेंट हो, या आप याद रखो, माथे पे लिख के लगा लो कि आप गवर्नमेंट हैं, आप वजीर आजम हैं, आप वजीर आला हैं, आप परफॉर्मेंस बताओ। दूसरी बात, एक बात होगी। दूसरी बात यह है कि इमरान खान यहूदी एजेंट है, गैर मुल्क एजेंट है। अब इस बात को हो गए तकरीबन 1996 में ये गवर्नमेंट बनी, अपना पार्टी बनी, और आज 2023, 27 साल हो गए। 27 साल में मौलवी फजल रहमान के पास कोई चीज नहीं है, कोई और फिक्रा नहीं मिला इसको बयान करने के। इतना नॉन प्रोग्रेसिव आदमी है। एक ही बात है जो कि पूरी दुनिया में बार बार गलत साबित हो गई। हम इस्लामोफोबिया की बात करें, हम इस्लामिक लीडरशिप की बात करें, हम नामूस रसालत की बात करें, कि सबसे ज्यादा मजहबी या मजहब को प्यार करने वाला, प्रोजेक्ट करने वाला, इंटरनेशनल लेवल पे मुसलमानों को सपोर्ट करने वाला लीडर इमरान खान है। लेकिन आज भी मौलवी साहब के पास एक और फिक्रा नहीं है। दूसरी बात, अगर बात करें मरियम बीबी की, मरियम बीबी वालों को बात करेंगे तो क्या मतलब, आप देखें कि इससे होता क्या है। इससे होता है कि आप साबित होता है कि आप नॉन प्रोग्रेसिव हैं, आपकी कॉम्पिटेंसी को नहीं है, आप नया फिक्रा नहीं सोच सकते, कोई इल्जाम भी आपके पास को नहीं है, या उससे कोई बेहतर आप क्या कर रहे हैं वो बताने को कुछ नहीं है। भाई 13 पार्टियां कहीं बैठ के सारे इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस इकट्ठा करके कोई 2-4 फिक्रे बना लो, कोई 2-4 चीजें बना लो कि जो आप इमरान खान से बेहतर डिलीवर कर रहे हो या परफॉर्म कर रहे हो। प्लान कोई प्लान बेहतर बता दो। उसने एनवायरनमेंट में प्लान लिया, लीडरशिप ली, उसने मतलब इस्लामोफोबिया में लीडरशिप ली, उसने मुस्लिम दुनिया को 2 बार इकट्ठा करके उसकी लीडरशिप ली, उसने 6% ग्रोथ के हिसाब से लीडरशिप ली, उसने वाटर कंजर्वेशन के हिसाब से यहाँ लीडरशिप ली। यू कैन से कि यहाँ पे कोरोना की दुनिया में बेस्ट मैनेजमेंट, तीनों ऑडिट हुए, तीनों में बेस्ट मैनेजमेंट करके ली। आप भी कोई काम बताओ।
आपको इमरान खान इसके अलावा आते कुछ नहीं है। चलें, दूसरी ये बात राना ये कि एहसान अगर- अफजल साहब से है ना जी, क्योंकि अभी ब्रेक के बाद उनसे राना एहसान अफजल साहब से पूछते हैं कि जी क्या डॉलर 300 रुपए जाना वो क्रेडिट है, और वाकई ये है कि जितने वुज़रा या जो भी एडवाइजर्स आते हैं उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ इस पे होता है इमरान खान, हालांकि हालात इस तरह इस नहज तक पहुंच चुके हुए हैं कि कहा यह जा रहा है कि अमरीकी सफ़ीर की मिन्नतें की जा रही हैं कि IMF के साथ मामला तय करवा दो। इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। राना एहसान अफजल साहब, आपने चीमा साहब की गुफ्तगू भी सुनी। सिंपल चीज़, ज़ल्मे खलीलज़ाद के भी ट्विटर पे जो ट्वीट आया है उनका भी यही था कि तमाम मसाइल का हल इलेक्शन है, पाकिस्तान शुड गो फॉर इलेक्शन। बहुत 12 मरतबा आपके जो इस वक्त गवर्नमेंट है PDM की, उसके जो पावर कॉरिडोर्स हैं वहाँ पे ये आवाज़ सुनाई दे रही है कि इलेक्शन नहीं होंगे, ना 30 अप्रैल को होंगे, ना 28 मई को होंगे, जब होंगे तो पूरे पाकिस्तान में होंगे और 1 तारीख में होंगे। तो ये आप लोग इसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी आप ये तमाम चीज़ें फेस कर सकेंगे? तो इलेक्शंस अगर पूरे पाकिस्तान में हों तो वो बेहतर होगा, बजाय के अलग-अलग इलेक्शंस हों। मैं तो समझता हूं कि अगर अलग-अलग इलेक्शंस हुए और PMLN ने हुकूमत पंजाब में बना दी तो ये लड़ाई झगड़ा PTI खत्म तो नहीं करने वाली है और बढ़ा देगी, ये सिर्फ उसी सूरत में रुकेगी। तो फिर 28 मई को तो आप सजेशन दे दें प्राइम मिनिस्टर को कि असेंबली तहलील कर दें, और 28 मई को KP में क्या फिर पूरे पाकिस्तान में कर लें, खान साहब की PTI भी मान जाएगी। देखें, ये तो अब फैसला जो है PDM ने करना है कि उन्होंने वफाक की हुकूमत एंड तक चलानी है या पहले करनी है, और अगर बातचीत हो आपस में जो स्टेक होल्डर्स हैं वो बैठे तो शायद उसका कोई हल निकल आए, लेकिन अगर बातचीत ही ना हो तो कोई हल नहीं निकलेगा। मैं तो आपको अपना मौक़िफ़ दे रहा हूं कि मैं समझता हूं कि अगर अलग-अलग इलेक्शंस होंगे तो वो तो मुतनाज़े इलेक्शंस की आप बुनियाद रखेंगे और ये एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा लड़ाई झगड़े का, जो पहले ही बहुत एक इंतहा जो है वो पहुंच चुका है। देखिए, हम लोगों ने तो इलेक्शन कैंपेन के अंदर जो है वो हिस्सा डाल दिया है। अब नॉमिनेशन पेपर्स पूरे पंजाब में PMLN की जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपने किए हैं, पार्लिमानी बोर्ड अगले हफ्ते तक टिकट्स अनाउंस कर देगा। तो हम तो इस इलेक्शन कैंपेन के अंदर जो इलेक्शन का जो स्केड्यूल है उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। बाकी इलेक्शन ECP ने कराना है। हकायक जो हैं वो अगर कोई हुकूमत की तरफ से हुए वो आगे रख देंगे, बाकी कोर्ट में मामला खुला है, जो फैसला होगा। सेक्रेटरी दिफा की कल आपने सुना जो एक अलामिया जारी हुआ, उन्होंने सेक्रेटरी दिफा गवर्नमेंट है, वो कहते हैं कि जी नहीं सिक्योरिटी नहीं दे सकते, सॉरी QRF के तौर पर अगर आप कहेंगे तो हम अचानक पहुंच जाएंगे क्विक रिस्पांस फोर्स के तहत, वैसे हम जो है स्टैटिक नहीं आके ड्यूटी कर सकते। देखिए, तो ये जो हुकूमत है उसके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने हकायक जो उनको नजर आ रहे हैं उन्होंने सामने रख दिए। तो अब ये मामला जो है अब ECP के सामने है और कोर्ट्स के सामने भी है कि अगर वो कह रहे हैं कि उनके पास सिक्योरिटी नहीं है देने के लिए, तो ये हकायक पे मबनी एक वजह होगी, उसको वो डिफेंड भी कर सकेंगे डेफिनेटली। तो फाइनेंशियल इश्यूज पे आप आर यू कन्विंस के फाइनेंशियल हालात नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है? अभी चीमा साहब कह रहे हैं कि 300 अरब डेली का खर्च करती है वफाक की हुकूमत। देखिए, चीमा साहब खुद समझते हैं फाइनेंस को बड़े अच्छे तरीके से। जहां जहां वो खर्चा जाता है उसको बजट के अंदर एक्सप्लेन किया जाता है, एक एक खर्चे को कहाँ कितना तनख्वाहों में जाता है, कितना सूद की अदायगी में जाता है, कितना डिफेंस में जाता है, कितना डेवलपमेंट में जाता है। तो ऐसे नहीं है कि ये जो 300 अरब हैं ये आपको पॉकेट में डाल दिए जाते हैं और कहा जाता है जहां आपका दिल आए खर्चे। तो ये मेरे ख्याल से चीमा साहब बखूबी इन सारी चीजों को समझते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी जमात का प्रोपोगेंडा है, उन्होंने प्रोपोगेंडा करना है, तो वो इस चीज को इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं जैसे हमारी मन मंशा के लिहाज से हमने 300 अरब खर्च किए। तो सारा एजेंडा प्रोसेस वो जो है एक एक रुपए तक का दिया जाता है। और ये खुद भी जो है 4 साल इन्होंने जो हुकूमत की है और बाकी सूबे में 10 साल हुकूमत की है, उस तरह तो इनसे पहले ये जवाब दे दें कि कहाँ खर्चे जाते हैं, तो हर चीज रिकॉर्ड पे है। तो वहां देखें, हम तो अपनी जिम्मेदारी पूरी अदा कर रहे हैं कि हमने IMF की शराइत जो PTI ने तय की उनको हम पूरा कर रहे हैं। जो PTI ना पूरा कर सकी और मुल्क को दिवालियेपन की तरफ लेके जा रही थी, तो हमने तो वो पूरी कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि IMF का मुआहदा जल्द हो जाएगा और मुल्क जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। इसके अलावा तो हमारी हुकूमत ने और कुछ नहीं किया। हमने तो सिर्फ IMF की शराइत पूरी की है, जो तय PTI कर गई, पूरी ना कर सकी, मुल्क का जो है वो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया, तो वो अब हम पूरी कर रहे हैं अपनी सियासी कीमत उस पर अदा करके।
सही। जमशेद इकबाल चीमा साहब, एक ज़राए के हवाले से हमें ख़बर पता चली और कि कोई महीना या सवा महीना पहले प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब की एक न्यूट्रल जगह पे एक लॉन में मुलाकात हुई अमरीकी सफ़ीर के साथ। दोनों हजरात हेलीकॉप्टर के ज़रिए वहाँ पहुँचे और फिर लॉन में 1-on-1 मीटिंग हुई। अब इसमें समझ नहीं आती कि ट्रस्ट डेफिसिट क्या था कि दोनों कहीं बंद कमरे में या किसी फैसिलिटी में बैठकर बात नहीं कर सकते थे, लेकिन 15 से 20 मिनट वॉक करते रहे और इंडिविजुअल बात की। लेकिन अभी तक IMF के हवाले से जो भी इतलात आ रही हैं वो भी आपके सामने। चीमा साहब, आप लोगों की तैयारी यकीनन इंतखाबात के लिए तो है, क्लेम तो आपका ये है कि इमरान खान साहब अगर कैंपेन पे भी ना निकलें तो आप लोग इलेक्शन जो है वो बड़े कंफर्टेबली ले जाएंगे। वैसे राना साहब का ख्याल है कि PMLN अगर जीत गई अभी इंतखाबात तो फिर पंजाब में आप लोगों के लिए मसला बनेगा। वैसे अब आपको जो जिसको कहते हैं ना राइटिंग ऑन द वॉल, वो क्या नजर आ रहा है? जमशेद चीमा साहब, जमशेद चीमा साहब मेरे ख्याल में कहीं पे मसरूफ हो गए। जनाब फखरुर रहमान साहब, देखें, ये जो आपने बात की ना अमेरिकन एम्बेसडर की और प्राइम मिनिस्टर की बात की आपने, ये IMF के साथ मामलात कहीं पे स्टकअप हो गई हैं और अमेरिकन से ही गवर्नमेंट से ये कहा जा रहा है कि आप अपना ड्यू रोल जो है ना वो प्ले करें। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही कि तमाम कंडीशंस जो IMF की जो थी वो तस्लीम कर ली गई हैं। कल उनका ये बयान सामने आया। अब सवाल ये पैदा होता है कि IMF की कंडीशंस में कुछ ऐसी कंडीशंस जो थी जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी खुद मुख्तारी के हवाले से थी, वो आया प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो भी एक्सेप्ट कर ली हैं कि नहीं? क्या और मतलब ये कैसी हो सकती हैं कंडीशंस? देखें, वो तो प्राइम मिनिस्टर कैन क्लियरली से नथिंग डूइंग। मेरे ख्याल में वो जो देखें ना, वही मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आपने ये ऑल कंडीशंस की बात कर दी है तो अभी तक आपका जो स्टाफ लेवल का जो मायदा था वो आपका हो चुका होता और मामलात जो थे वो आगे जाते। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये तो बात की है कि हम मतलब नाक से लकीरें तो निकलवा चुका है IMF हमारी। IMF क्यों राना एहसान अफजल साहब, मादरत से ऐसा ही नहीं है? मैं समझता हूं कि थोड़ा सा अभी जो हमने सारे प्रायर एक्शंस पूरे कर लिए हैं और हम लोग ऑन ट्रैक हैं। जो चीज अभी फुलफिल हो रही है वो एक्सटर्नल आपकी जो फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट है, जिसको हमने थोड़ा सा पिच किया है कि उसको कम कर दिया जाए, वहां बात स्टक है और वो आपके फ्रेंडली ममालिक हैं। दूसरा देखें, मैं समझता हूं कि जो ये बात कर रहे हैं कि अमेरिकन एम्बेसडर और अमेरिका के साथ तल्लुकात, तो वहां तो हम उनको बेहतर करने की भी कोशिश कर रहे हैं और हम उतना ही चाइना से भी राब्ते में है। तो हम तो जो हमारे, अगर आप डेट को स्टडी करें तो हमारा डेट आधे से ज्यादा तो जो है वो चाइना के साथ लिंक्ड है और आधे से ज्यादा जो है वो ये यूरोपियन और US बेस्ड लिंक्ड है। तो वो तो फिर आपको दोनों को बैलेंस लेके चलना है। और नहीं आप तो balance ये 1-on-1 लॉन में मुलाकात, एंड व्हेन आई से इट विद अथॉरिटी। देखिए, मेरे पास तो ऐसी कोई खबर नहीं है, तो मैं अगर आपके पास कोई खबर है तो, लेकिन देखिए अगर ऐसा कुछ है भी तो मैं समझता हूं कि यानी कि अगर कोई फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बेहतरी आ रही है तो उसको तो जो है वेलकम करना चाहिए। पाकिस्तान के मफाद के लिए ही बातचीत हो रही होगी ना। सही सही सही, बिल्कुल सही है। फखरुर रहमान, 30 सेकंड कंक्लूड करें। राइटिंग ऑन द वॉल, इलेक्शंस और नो इलेक्शंस। देखिए, इलेक्शंस तो होंगे और जो 30 अप्रैल को और 28 मई को होंगे या नहीं होंगे? जी बिल्कुल होंगे, इलेक्शंस होंगे। सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से ऑर्डर दे चुकी है। जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसको फिर वो आइन शिकनी भी होगी, कंटेम्प्ट का भी होगा। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी विशफुल जो डिमांड्स हैं कि हमारी सियासी साख को ये हो गया, फलाना हो गया, ये चीज़ें नहीं चलेंगी। सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल कैपिटल लूज किया है, 220 इन्वोक कर चुकी है और रियासत बचाई है उन्होंने। अब जी इतना तो अप्रिशिएट करें ना, वो कहते हैं कि हमने सियासत कुर्बान करके रियासत बचाई है। लेकिन चलें, बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, जमशेद चीमा साहब और फखरुर रहमान साहब। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।